रन। हम लोगों ने मन में ठाना है और आप लोगों को बेटा कांस्टेबल बना के वर्दी पहनाकर आपको घर तक पहुंचाना है। इसी ललकार के साथ आज की वीडियो हम रख रहे हैं और इस वीडियो में आज हम हिंदी के जो हिंदी व्याकरण के जनक हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या स्रोत हैं, सारे स्रोतों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हिंदी जो निकल कर आई है कितनी भाषाओं से मिलकर बनी है, उन सब उपभाषाओं का, बोलियों का, उन पे भी आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे। और हिंदी व्याकरण का जो सारा आधार है कि कहाँ से क्या है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे हम। और बच्चों, टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। ये बैच जो है, जो क्लासेस चलेंगी सारी की सारी हमारे टीएसए क्लासेस प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर आपको कांस्टेबल, टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं के लिए जो जनरल बैच हैं उनके लिए ये परीक्षा उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगी। और जो हिंदी व्याकरण में बेटा 31 टॉपिक होते हैं, उन सारे टॉपिकों को हम बिल्कुल विधिवत्ता के साथ में हम चर्चा करेंगे। वर्णमाला हो गया, हिंदी की शब्द संपदा हो गई, उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द हो गए, फिर विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, और समुच्चायित भिन्नार्थक शब्द हो गए, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, वाच्य है, निपात है, संधि है, समास है, रस है, अलंकार है, कारक है, और हिंदी गद्य साहित्य है, पद साहित्य है, अपठित गद्यांश है, वाक्य है हमारा, और वर्तनी है, वाक्य शुद्धि है, और विविध है, पुरस्कार हैं, गद्य की जो विधाएं होती हैं, नाटक है, जीवनी है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, सारे टॉपिकों पे हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम सामान्य जानकारी पे चर्चा करेंगे। और हिंदी के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं बेटा, आज जो हिंदी हमारा है, आज हमारा इसको आज हमें जानना है कि हिंदी है क्या। सबसे पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द हमारा किस भाषा का है। तो ध्यान रखना कि हिंदी शब्द हमारा फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? हम कौली भरते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी वो हैं। तो पहली बात ये जान लो कि हिंदी शब्द हमारा अपना नहीं है, हिंदी शब्द हमारा फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और हिंदी का जो ये हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, क्योंकि सारी भाषाओं की जो जननी कही जाती है वो हमारी संस्कृत भाषा कही जाती है, और संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है, देवताओं की भाषा भी रही है। अब जितने भी वेद या ऋचाएं जितनी भी है वो सारी की सारी संस्कृत भाषा में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, चारों वेद हमारे संस्कृत में हैं। और उसके विकास क्रम को ये पार करती हुई यहाँ तक हमारे पास तक पहुँची है हिंदी। और आज हिंदी जो है बेटा जनमानस के कंठाहार बन चुकी है। हिंदी की जो बोलियां हैं वो भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उन्होंने, बोलियों ने। तो आज उन सब चीज़ों पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जो हिंदी का जो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है बेटा, वो समझना है आपको कि सबसे पहले हमारी क्या भाषा है बेटा? हमारी सबसे पहले आई है हमारी संस्कृत। संस्कृत के बाद में फिर हमारी जो भाषा आई है वो आई है बेटा हमारी पाली। फिर आई है बेटा हमारी प्राकृत। फिर आई है अपभ्रंश, ठीक है। और उसके तदुपरांत फिर निकल कर आई है बेटा हमारी हिंदी। क्या निकल कर आई है बेटा? हमारी हिंदी निकल कर आई है। और ये हिंदी जो भाषा है हमारी, ये अपने अंदर 18 बोलियों को लिए हुए है। किसको लिए हुए बेटा? 18 बोली को लिए हुए है, अपने अंदर समाहित किए हुए है। और हिंदी इतनी विस्तृत हो जाती है क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है इसने समय के हिसाब से अपना परिवर्तन किया है और इसने सबको अपने अंदर ग्रहण किया है। और हमारी जो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना रही है, हमारी जो भारतवर्ष की जो मूलभूत वो रही है, जो भावना रही है वसुदेव कुटुंबकम की, यानी कि संपूर्ण वसुधा एक परिवार है, उसी उक्ति को या उसी को चरित्रांकन करने के लिए हिंदी इतनी ग्राह्य भाषा है कि इसने सबको अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। इसने तत्सम शब्दों को अपने साथ में जोड़ा संस्कृत भाषा से, तद्भव शब्दों को भी जोड़ा,
देशज को भी अपने अंदर ग्रहण किया, विदेशी शब्दों को में भी, विदेशी में भी मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्दों को अपने साथ जोड़ा, और फिर अंग्रेजी शासन के प्रभाव से अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी और चीनी भाषाओं के शब्दों को भी अपने अंदर ग्राह्य कर लिया। ठीक है, इससे भी और भी जो नए नए शब्द आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारी हिंदी भाषा में ही प्रयोग हो रहे हैं। मोस्टली उनका कहीं ना कहीं रोज नए शब्दों की उत्पत्ति होती है और हिंदी इस समय बड़ी ही हमारी विशाल भाषा बन चुकी है। अब ये इसमें 18 बोलियां हैं हमारी, और ये 5 उपभाषाओं में जुड़ी हुई हैं। 5 उपभाषाएं हैं इसकी, 5 उपभाषा हैं। ठीक है, जिसमें हमारी पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंदर 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर पश्चिमी हिंदी है, उसमें खड़ी बोली, कौरवी या ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी है। फिर हमारी बिहारी हिंदी आती है, उसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली है। फिर राजस्थानी हिंदी आती है, उसमें हमारी जो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है। फिर हमारी पहाड़ी हिंदी आती है, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्ववर्ती पहाड़ी भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हमारी 18 यहाँ पर बोलियां हैं जो हिंदी को और ज़्यादा मजबूत और सशक्त और प्रबल बनाती हैं। और हिंदी कि आज जो है हम बिल्कुल एकदम बारीकी से इस पर चर्चा करेंगे हिंदी के अंतर्गत। और हिंदी जो व्याकरण का, जैसे हमारी हिंदी संस्कृत है, हमारी संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण का जो जनक कहा जाता है वो महर्षि पाणिनि को कहा जाता है, और वो संस्कृत व्याकरण के व्याकरणाचार्य कहे जाते हैं। और महर्षि पाणिनि का जो है जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र ही कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्र जो है इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है। शिव के डमरू बनाने से उनकी जो 14 बार जो टंकार हुई उससे 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ, और उन माहेश्वर सूत्रों से ही पूरा संस्कृत व्याकरण बना, और उसको ही हमने क्या अपने हिंदी भाषा में ग्रहण किया है। तो वहाँ पर क्या है, हमारी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर ये इसका भाषा का विकास क्रम है। बेटा आपसे ये 2 क्वेश्चन यही पुट ऑफ हो जाएंगे कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो हिंदी शब्द हमारा फारसी भाषा का है। और ये हिंदी का इसका विकास क्रम है कि संस्कृत है, पहले विकास क्रम पूछ जाता है, संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश एक अव्वट भाव हो रहा है, उसको हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, उस कारण फिर हमारा क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन है, ये हमारे पीसीएस तक में भी क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं हमारे। तो ये आज की जो क्लास है हमारी बेटा, ये सभी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही आपके लिए बहुत परीक्षा उपयोगी बनेगी। इसको वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना आना है, और अपना जो उत्साह और प्रेम आप जो हमें दिखा रहे हो अपने मित्र मंडली में, और जो लोग हैं जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो दूर दराज में बैठे हुए हैं उन सब लोगों के लिए, क्योंकि लोग बाग जो है पैसों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा हम निःशुल्क भाव से सेवा कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें आप, जिससे हमें आपका प्रेम और विचारधारा भी हमें अवगत होती है। अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें करें और बताएं कि हमें और किस किस आपकी जो परीक्षा है उन पे भी हम वो करें और अच्छी वीडियो हम बनाते रहें। अब हम यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं हिंदी की बात कर रहे हैं हम, ये बेटा इसको ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो आप इसको, फिर हम नेक्स्ट तब बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक उठाते हैं बेटा हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं बेटा? 52 वर्ण हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लें कि हिंदी को सीखने के लिए बेटा आपको 2 चीज़ों का और ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है आपका। एक तो बेटा छोटे आ का और एक इस सा का, इसका बेटा हिंदी व्याकरण में बहुत प्रयोग है। अगर ये आपने पकड़ लिया, ये आपने समझ लिया, तो आपके लिए बहुत ही आपके लिए हिंदी समझना बहुत इजी हो जाएगा। देखो आ का मतलब क्या है हमारा हिंदी व्याकरण में? आ जिस शब्द के साथ में लगा हो जाएगा वो उससे क्या है, उसको रहित कर देगा। रहित मतलब अलग कर देगा। और सा जिसके साथ लगा हुआ होगा उसको क्या कर देगा? सहित कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर अपरिवार। क्या लिखा बेटा मैंने? अपरिवार यहाँ पे लिख दिया। और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर सपरिवार। ठीक है, सपरिवार यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखो क्या इसका भाव है। देखो आ का मीन्स क्या है? रहित। अब यहाँ पे क्या है? इससे पहले ये उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है। उपसर्ग जो है हमारे पहले लगे हुए होते हैं। तो देखो
ये क्या हो गया, परिवार से रहित हो गया। अब सा लग गया यानी कि परिवार के साथ में यहाँ पे जुड़ गया। तो आ और सा का हमारे विलोम पर्यायवाची वगैरह में वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्लस जो समास करेंगे वहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, और उपसर्ग प्रत्यय है वहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी, और एक टॉपिक हमारा अव्यय है उसमें जरूरत पड़ेगी। यानी कि व्याकरण के लिए हम कह सकते हैं कि जड़ है, और अच्छे से इसको समझना है। दूसरी बात कि जब हम हिंदी वर्णमाला अपनी पढ़ते हैं तो पहला वर्ण हमारा क्या होता है, आ ही होता है। और आ से हमने बचपन में ठीक है, आ से हमने बेटा बचपन में क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा हम उस पर जान लें। देखो, आ से आपने बचपन में पढ़ा होगा, आ से क्या पढ़ा होगा बेटा, आ से अनार पढ़ा होगा, ठीक है, या आ से अचकन पढ़ा हुआ होगा, या आ से आपने अमरूद पढ़ रखा होगा, ठीक है, आदि आदि बहुत सारे शब्द यहाँ पर पढ़ रखे होंगे। लेकिन बेटा मैं यहाँ पर आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि आ से मैं एक दूसरा शब्द आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में बिल्कुल एक नई ऊर्जा आपके अंदर भर देगा। और वो शब्द यहाँ पर जो बन रहा है हमारा, वो शब्द जो यहाँ पर हमारा बन रहा है हमारा आ से, मैं उस पर बता रहा हूँ। आ से हम क्या बनाएंगे बेटा, आ से हम क्या पढ़ेंगे, अक्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, आ से हम अक्ल पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूं, और ये परीक्षा की दृष्टि से आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम वापस अपनी वर्णमाला की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या क्या है बेटा, 52 है, ठीक है। वर्णमाला की संख्या कितनी है, 52 है। और ये जो हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं बेटा, हिंदी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं बेटा, हिंदी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम इसको। और जो हिंदी व्याकरण का जो जनक है, हिंदी व्याकरणाचार्य कहा जाता है, व्याकरणाचार्य कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है बेटा, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। किसको, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ये ध्यान आपको होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण का जो जनक है वो कौन है बेटा, कामता प्रसाद गुरु है। अब यहाँ पर अगर हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं, हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं, तो इसको देख भी लेते हैं वर्णमाला है क्या। देखो यहाँ पर समझते हैं हम वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है बेटा वो है हमारे 52 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं बेटा, 52 वर्ण। इसके बाद में कुछ हमने आगत या मेहमान वर्णों का प्रयोग किया, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो वर्णमाला कहते किसको हैं, सबसे पहले परिभाषा की इसकी बात कर लेते हैं। परिभाषा की बात कर लेते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं बेटा, वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर ये शब्द आ गया बेटा व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब है एक सिस्टमेटिक ढंग में, क्रमबद्धता में। तो सबसे पहले छोटी चीज, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस टाइप से सारे क्रम यहाँ पर बना कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले रखा हुआ है वो किसको रखा हुआ है बेटा, स्वरों को रखा गया है। किसको रखा हुआ है, स्वर रखे हुए हैं। मैं पूरी वर्णमाला पे बात कर रहा हूँ। देखो ये हमारे स्वर हो गए, ठीक है। स्वर के बाद में फिर बेटा यहाँ पर जो रखा हुआ आता है वो क्या रखा हुआ आता है, हमारा अनुस्वार रखा हुआ होता है। क्या है बेटा, अनुस्वार है हमारा। ये एक ही वर्ण है। और उसके बाद में फिर क्या रखा हुआ है बेटा, विसर्ग रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा, विसर्ग रखा हुआ है। इसको भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। लिख बेटा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये कहा जाता है कि रीड व्हाट रीडिंग मोर, पढ़ो लेकिन लिखो जाता। और मनोविज्ञान हमारा जो साइकोलॉजी बुक कहता है कि जितना आप लिख लेंगे उतना आपका ज़्यादा कंठस्थीकरण होगा। स्लाइड्स में प्रयोग हो सकता था, लेकिन मैं लिख रहा हूँ जिससे आपकी समझ में ज़्यादा आ जाएगा। बहुत से लोग क्या है कि इसका प्रयोग कर रहे हैं, स्लाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो इतना प्रभावशाली नहीं है। आपके यहाँ पर समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल छपता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी,
फिर उसके बारे में बात करें हम, तो यहाँ पर क्या है हमारा, उसके बारे में फिर क्या है हमारा, फिर आते हैं हमारे व्यंजन। क्या आते हैं बेटा, हमारे व्यंजन आते हैं। और वो व्यंजन क्या है मैं आपके सामने लिख रहा हूं अभी। ठीक है, उसके बाद में फिर बेटा हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं बेटा हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं, और उसके बाद में फिर आते हैं बेटा हमारे कूष व्यंजन। और उसके बाद में फिर आते हैं बेटा हमारे संयुक्त व्यंजन। और लास्ट में हम यहाँ पर बेटा दो हमारे दो द्विगुण व्यंजन भी होते हैं, जिनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वर्ग के साथ में वहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। इनके दो अन्य नाम भी हैं, इसको हम उच्छित व्यंजन भी कहते हैं। और दूसरा नाम इसका बेटा ताड़न जात भी है। क्या है बेटा, ताड़न जात भी है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर देखते हैं कि कितने वर्ण, 52 वर्ण हमारे हुए भी हैं नहीं हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे थे ये, तो थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो समझो, ये जो संयुक्त व्यंजन थे हमारे, ये आपको समझना है कि ये क्या है। देखो ये का और सा के मेल से मिलकर बनता है बेटा, ये हमारा ता और रा के मेल से मिलकर बनता है, ये जा और या के मेल से मिलकर बनता है, और ये बेटा सा और रा के मेल से मिलकर बनता है। ठीक है, ये कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि छा बना हुआ है, छा निर्मित है, तो का और सा के मेल से बना हुआ, ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब मिले हुए, जुड़े हुए। ठीक है, तो ये इनसे मिलकर बना हुआ है, ये हमारी पूरी वर्णमाला होगी। देखो 6 ये हो गए हमारे, 6 और 8 कितने हो गए, 14। यहाँ पर ये कितने वर्ण हैं हमारे, 14 वर्ण हैं हमारे। कितने वर्ण हैं, 14 वर्ण हैं। अब अगर हम पीछे चले हम, तो देखते हैं, पाते हैं हम, तो देखो 25 ये हो गए हमारे। कितने हो गए, 25 वर्ण हमारे ये हो गए। 25 मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 14 ये हो गए और 25 ये हो गए। 25 क्यों हो गए, आप ध्यान रखो बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा हम का वर्ग। क्या कहते हैं, का वर्ग। इसे कहते हैं बेटा हम चा वर्ग, इसे कहते हैं बेटा हम टा वर्ग, इसे कहते हैं हम ता वर्ग, और इसे कहते हैं बेटा हम पा वर्ग। ठीक है, अगर हम एक बात करें इसकी, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पा वर्ग, तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला बन सकता है हमारा, छोटा सा फार्मूला बन सकता है हमारा कचट तप। क्या बन सकता है हमारा, कचट तप। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसकी बात अगर मैं करूं, इसको थोड़ा हम यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं। ठीक है, इसे हम बना सकते हैं कचट तप से। क्या कर सकते हैं हम, कचट तप, तो हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर का वर्ग की, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या हो गया, का से देखो का वर्ग, फिर चा वर्ग हमारा, फिर टा वर्ग हमारा, फिर ता वर्ग हमारा, और फिर क्या बन जाएगा बेटा, पा वर्ग हमारा। ठीक है, तो इसे हम कचट तप कह सकते हैं, एक सूत्र में प्रोग सकते हैं। 5 वर्ण है हमारे, 1 2 3 4 5 में लिख देता हूं, देखो और स्पष्ट करता हूं, 1
2 3 4 और ये 5। और एक वर्ग में जो वर्णों की संख्या वो कितनी है बेटा, वो भी 5 है। देखो लेते हैं, देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और अगर बेटा मैं 5 की 5 से अगर गुणा करूं तो कितना आएगा बेटा, हमारा 25 आएगा ना। तो मैंने वही तो बताया आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये 25 वर्ण यहाँ पर हो रहे हैं हमारे, क्या हो रहे हैं, 25 वर्ण यहाँ पर हमारे हो रहे हैं। देखो बहुत ही बारीकी से मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपके दिमाग में बिल्कुल फंसता हुआ चला जाएगा यहाँ पर। तो 14 वहां पर हुए, 25 ये हुए हमारे। उसके बाद में 2 हमारे अनुस्वार और विसर्ग हैं हमारे, प्लस 2 यहाँ पर ये कर देते हैं। और जो स्वर हैं बेटा, इनकी जो संख्या है ये कितने हैं बेटा, हमारे 11 हैं। इनको देख लेते हैं हम, 11 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनको जोड़ो, देखो 5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 1 12, हासिल लगा, एक हमारा कैरी किया, 1 2 2 और 2 4 और 1 5। कितने वर्ण हो गए, 52 वर्ण हो गए। हमने वर्णमाला में क्या कहा था बेटा, कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितने हैं हमारे, 52 वर्ण है। कितने वर्ण है हमारे, 52 वर्ण है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है देखो कि अब हमारा जो बात है, हमारे हिंदी वर्णमाला कितने वर्ण है, टोटल वर्ण कितने हैं बेटा, 52 वर्ण है। इसमें से हमने 5 हमारे अभी और मैं चर्चा करूंगा अभी, तो वहां पर क्या होंगे, उन्हें आगत या मेहमान वर्ण कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। तो कुछ आगत या मेहमान वर्ण भी हमारे, उन पर चर्चा करेंगे हम। टोटल 6 वर्ण हैं हमारे, उनको हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि स्वर क्या होता है, अनुस्वार विसर्ग क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। तो हमें सबसे पहले जानता है कि स्वर क्या है। बेटा स्वर अपने आप में एक ध्वनि है, स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर अपने आप में क्या है, एक ध्वनि है, इसके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है। अब यहाँ पर जो ध्वनि शब्द है उसको समझना है, ध्वनि क्या होता है। ध्वनि बेटा मौखिक भाषा की या उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, वो वर्ण है। क्या है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, वर्ण है। चाहे हम देख लें इसको, चाहे इसको हम समझ लें, देखो समझ लेते हैं हम। देखो एक वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य, इन 3 चीजों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे कहते हैं आ क्या है, हमारा एक वर्ण है, ठीक है। और शब्द क्या है, एक से अधिक वर्ण के मिल से शब्द बनता है, जैसे कहते हैं आ प्लस वा, ठीक है। तो अब क्या बन गया, एक शब्द बन गया। और एक से अधिक शब्दों के मिल से क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। अब देखो यहाँ पर बात आ गई कि लिखित भाषा की, देखो यहां से क्वेश्चन बना लेगा आपसे कि लिखित भाषा की छोटी इकाई, ठीक है, क्या है बेटा, वो वर्ण है। क्या है बेटा, वर्ण है। और मैं दूसरी बात यहां पे पूछ लूं कि उच्चारित या मौखिक भाषा की, उच्चारित या मौखिक भाषा की छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हैं, वो क्या है बेटा, हमारी क्या है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ध्वनि हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये पुट अप कर लेता है आपसे, ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे जो आपसे पूछे आते हैं, आपका इनका ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। दूसरा क्या है, एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन मैं और बना रहा हूँ यहाँ पर कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है बेटा, हमारी शब्द है। क्या है बेटा, शब्द है। और यहाँ पर मैं बात करूं यहाँ पर कि एक से अधिक एक वर्ण जो है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, एक से अधिक वर्ण के मिल से शब्द बनता है, और शब्दों के मिल से क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। जैसे मैं यहाँ बात करूं कि अब घर चल, अब घर चल, ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे वाक्य बना दिया है। अब ये क्या बन गया, हमारा वाक्य बन गया। क्या बन गया बेटा, हमारा वाक्य बन गया। अगर मैं इसको यहाँ बात कर लूं, इस पे यहाँ बात करूं कि जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है,
क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्या है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा बेटा, आंसर क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा शब्द। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इसको देख लीजिए। फिर हम वापस अपने उस पे आते हैं, पॉइंट्स पे आते हैं हम। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं, बात करते हैं इस पे कि क्या क्या है हमारा। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और स्वर क्या है, स्वर अपने आप में एक ध्वनि है, स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती। ये स्वर हैं हमारे, इन स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आपसे परीक्षा में कितना भी घुमा के पूछे, चाहे टेट में पूछे, सी टेट में पूछे, या और कांस्टेबल में पूछे, एसआई में पूछे, क्योंकि कांस्टेबल और एसआई का सिलेबस बेटा सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और आपसे कहीं पे भी पूछे, कहीं पे बेसिक बीडीयू में, लेखपाल में, कहीं पे भी पूछे आपसे पैट के एग्जाम के बाद में, तदुपरांत आपसे कहीं पे पूछे, तो ध्यान रखना है कि स्वरों की संख्या कितनी है बेटा, हमारी 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है हमारी, 11 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। स्वर कितने हमारे, 11 है, 13 नहीं है। अगर आपने 13 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वर अपने आप में एक ध्वनि है, स्वतंत्र ध्वनि है, स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, और ये हमारे स्वर हमारे 11 हैं। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ आपसे, इन स्वरों की कुछ मात्राएं होती हैं बेटा, इन स्वरों की कुछ हमारी मात्राएं होती हैं। अगर मैं उन मात्राओं पे बात करूँ, हमें यहाँ पर जो आ होता है हमारा, जो आ है हमारा, इसकी कोई मात्रा नहीं है। बड़े आ की मात्रा ये है, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, छोटे की मात्रा ये है, बड़े की मात्रा ये है। री की मात्रा ये है, एक मात्रा होता है, आई 2 मात्रा, ओ 1 मात्रा और औ 2 मात्रा। ये इन स्वरों की मात्रा होती हैं। इन स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना आपको नितांत आवश्यक है। अगर ये ज्ञान आपने कर लिया तो फिर आपको हिंदी सीखने में बड़ा ही इजी हो जाएगा, और हिंदी आपकी मुट्ठी में होगी। और जो हमारा टीम का, जो हमारे टीएसए चैनल का जो हमारा मोटो है, वो सार्थक हो जाएगा। और सार्थक क्या है बेटा, कि अब हमने मन में ठाना है और आपको कांस्टेबल बनाकर, वर्दी पहनाकर आपको घर तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये हमारे स्वरों की कुछ मात्राएं होती हैं, इनका ज्ञान होना भी आपको नितांत आवश्यक है। ठीक है, उसके आने फिर हमारा अनुस्वार और विसर्ग रखा हुआ होता है। इन दोनों को हिंदी व्याकरण में हम, इन दोनों को हिंदी व्याकरण में हम, ठीक है, अयोगवाह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। अब देखो फिर वो वाली बात आ गई, मैंने आपको बताया था ना, अ जिसमें लगा हुआ होता है। देखो अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखो आ, योग और वाह, ये 3 चीज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, योग मीन्स होता है जोड़, मैथ में आपने पढ़ रखा होगा। वाह मीन्स होता है ध्वनि, ठीक है, या प्रवाह। ठीक है, तो अयोग वाह ऐसी ध्वनि को कहा जाता है जिनको ना तो हम स्वर के साथ में ऐड कर सकते हैं और ना ही व्यंजन के साथ ऐड कर सकते हैं। तो वो क्या कहे जाएंगे, हमारे अयोग वाह वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हमारा व्यंजन है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, स्वर तो अपने आप में एक ध्वनि है, और जितने व्यंजन है हमारे, ये जितने व्यंजन यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर मैं इन पे बात करूँ, यहाँ पर इसको यहाँ पर बात करूँ, तो देखो यहाँ समझो, ये जो व्यंजन रखे हुए हैं, अभी इन सब में क्या है, क्योंकि एक रेखा होती है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऐसे रेखा बनी हुई होती है किसी वर्ण के आगे, ऐसे रेखा बनी हुई होती है, इसको क्या कहते हैं बेटा, हम हलंत कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने यहाँ पे क लिखा, ठीक है, का के नीचे में क्या लगा दिया बेटा, हलंत लगा दिया। क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया बेटा, आधा हो गया। क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया, आधा हो गया। और अगर मैंने क ऐसे लिखा है तो ये क्या है, अभी पूरा है, और इसको हम 1 से इंगित करेंगे। किससे इंगित करेंगे, 1 से इंगित करेंगे। अगर इतना स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, इसको वो कर लिया है, तो मैं आगे इस पर और अभी चर्चा कर लेता हूँ। दोबारा इसको फिर मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर समझना है हमें कि ये जो हमारे स्वर की जो मात्राएं होगी, उसके बाद में अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा था, अयोगवाह कहा जाता है। अब अयोगवाह जो कहने का आधार है वो क्यों है, क्योंकि स्वर अपने आप में एक ध्वनि है, स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाएगी, और जितने व्यंजन हैं उन सब में क्या है, स्वर का जुड़ाव होगा। एक बार पुनः बताया है मैंने आपको, जिससे आपकी समझ में आ जाए। अब इसमें व्यंजन में देखो यहाँ पर ये जैसा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वर्ण और अक्षर होता है हमारा, तो जितने वर्ण हैं हमारे, वो उनका क्या है, हम उनको तोड़ सकते हैं, उसकी हम ध्वनि बना सकते, टुकड़ा कर सकते हैं हम अपना। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर जितने भी हमारी वर्ण है माला है, यहाँ पर ये जो व्यंजन है इसमें अभी क्या है, स्वर का जुड़ाव है। और स्वर भी क्या जुड़ा हुआ है बेटा, आ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आ की हमारी कोई मात्रा नहीं होती, आ की हमारी कोई मात्रा नहीं है। इसका काम क्या है, ये किसी वर्ण को सिर्फ पूर्ण कर सकता है। और संधि में हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना है हमें कि अ जो है किसी वर्ण को पूर्ण कर सकता है, वैसे इसकी स्वतंत्र रूप से अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में आपके? आप अच्छे खासे पढ़े खोजी प्रवृत्ति के हैं, आपकी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको जो है नए सिरे से यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा इसको समझते हैं। देखो समझते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को यहाँ पर समझते हैं हम, अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को समझते हैं। देखो अनुस्वार क्या है हमारा ये, ठीक है, और विसर्ग क्या है हमारा ये है। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इनको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। और ये जो है बेटा अयोग मतलब जिसको हम ना स्वर के साथ में ना व्यंजन के साथ ऐड कर सकें, तो ये अपने अंदर क्या है, अनुस्वार अपने अंदर किसको छुपाया हुआ होता है बेटा, आधे ना और आधे माँ को छुपाया हुआ होता है, आधे ना और माँ को छुपाया हुआ होता है। और कैसे छुपाया हुआ होता है, मैं दो शब्द यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ आपको। दो शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको देख लीजिए आप। देखो मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर और एक शब्द मैंने यहाँ पर ये लिखा। इन दोनों शब्द का आप उच्चारण करके देखिए तो आपको दिखाई देगा। देखो संसार, देखो ना दिखाई दे रहा है, संवाद देखो माँ दिखाई दे रहा है, और वो भी आधा दिखाई दे रहा है, पूर्ण नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो विसर्ग है ये अपने अंदर किसको, और हा को छुपाया हुआ होता है, ए और है को छुपाया हुआ होता है। जैसे मैं एक शब्द लिख के दिखाऊं यहाँ पर आपको, रमेश। ठीक है, फिर मैंने लिखा बेटा यहाँ पे गणेश। ठीक है, अगर मैं इसका उच्चारण कर दूं, ये क्या है, रमेश, और वो क्या है, गणेश। अगर मैं इसके आगे विसर्ग लगा दूं, ये विसर्ग लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रमेश और गणेश। ये यहाँ पर हा का समावेश, हा का प्रोनाउंसिएशन जो ध्वनि है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगी, क्योंकि आ की तो हमारी कोई मात्रा है नहीं। यहाँ पे भी क्या दिखाई देगा हमें, हा दिखाई देगा, लेकिन आ दिखाई यहाँ पर नहीं देगा। ठीक है, आगे बात समय, तो इसलिए इन दोनों क्या कहा था, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, वापिस हम चलते हैं, वापिस चलते हैं हम, वापिस चलते हैं हम, वापिस देखते हैं हम। उसका में हमारे क्या है, व्यंजन वर्ण है हमारे, ये का वर्ग चा वर्ग में मैंने आपको बता दिया कि कचट टप के माध्यम से हम इसको हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। व्यंजन में क्या है, स्वर का जुड़ाव होता है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी क की, हम का की बात कर रहे थे, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देखो अगर मैं यहाँ पे क वर्ण लिखा है मैंने, तो इसका मैं टुकड़ा कर सकता हूँ, और इसका जो वो होगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर वर्ण विन्यास करें हम, वर्ण का विन्यास मतलब इसको तोड़ें, तो का वर्ण विन्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके नीचे यहाँ पर ये रेखा लगा दूं, और ये रेखा क्या कहलाएगा, हलंत कहलाएगा। तो हलंत अगर इसके नीचे लगाया तो अब इसका वर्ण विन्यास नहीं होगा, ये आदि अवस्था में खुद पड़ा हुआ है। यानी कि क्या है बेटा, आधा वर्ण हमारा है, यहाँ पर क्या है हमारा, ये आधा वर्ण है हमारा। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? दूसरी बात क्या है हमारे यहाँ पर समझने का, इसका वर्ण विन्यास हमने यहाँ पे कर लिया क। अब यहाँ पे क्या कागज चहन लगाया, तो एक चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और समझना है कि चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना कि हलंत, हलंत सदैव व्यंजन के नीचे लगेगा। ठीक है, किसी स्वर के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ व्यंजन वर्णों के नीचे हमारा क्या है, हलंत का प्रयोग करते हैं। बाकी किसी उसमें वर्णमाला में हम किसी के साथ में हलंत का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एक बात आपको यहाँ पे भी जान लेनी है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हम उसको आगे देखते हैं, समझते हैं हम। अब यहाँ पर ये व्यंजन जो हो गए हमारे, ये सारे के सारे व्यंजन यहाँ पर हो गए हमारे। अब हम अगले व्यंजनों की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये चार हमारे अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, मैं अभी चर्चा करूंगा इस पे। दूसरे हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन ये क्या है, छ, त्र और ज्ञा और श्रा। तो ये देखो क और सा के मेल से बना हुआ है, ता और रा के पहले पहले के नीचे हलंत बना हुआ है, ये जा और यहाँ के मेल से, और सा और रा के मेल से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छा बना है, छा बना है,
छा बना है का और सा से, ठीक है। ऐसे एक दूसरा विकल्प दिया का और सा से, तीसरा विकल्प दे दिया उन्होंने का और सा से, चौथा विकल्प दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको सही बताना है किससे बना है। तो देखो ध्यान रखना है बेटा, किससे बना है, इससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये हलंत है यहाँ पर का और सा के मिल से बना हुआ है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम वापिस अगर हम जाएं और वापिस हम देखें फिर अंतस व्यंजन के बाद में हम ऊष्म व्यंजन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन सा सा हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं और उसका नाम है दो द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या है, इन्हें उच्छित व्यंजन और ताड़नजात भी कहते हैं हम। तो देखो यहाँ पर जो है हमारा इनके साथ में, यहाँ पर इन दोनों के साथ में क्या नीचे बिन की लगी हुई है। अब मैं अगर बात करूं वर्तनी की, आपसे अगर आपसे बात करूं और एक मैं सब लिख के दिखाऊं यहाँ पे ढोलक, और फिर लिखा मैंने यहाँ पे बेटा ये ढोलक, ठीक है। इन दोनों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, इन दोनों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, आपको बताना है कि इन दोनों में शुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो देखो आपको बताना है कि क्या हो सकता है हमारा, आप देखो मनन करके देखो इसमें शुद्ध कौन सा है। तो ध्यान रखना कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो है बेटा ये वाला शब्द शुद्ध है, ये शब्द शुद्ध नहीं है। ध्यान रखना कि इन दोनों शब्दों से, इन द्विगुण व्यंजनों से कभी भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होगा। क्या होगा, कोई शब्द प्रारंभ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कोई शब्द कभी प्रारंभ नहीं होगा। ये जो है शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में, या तो शब्द के मध्य में आएंगे या शब्द के अंत में आएंगे। मध्य मतलब बीच में, और शब्द के अंत में आएंगे, प्रारंभ में नहीं आएंगे, यानी कि इनसे शुरुआत नहीं होगी, आगाज नहीं होगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इनका दूसरा नाम उपक्षिप्त व्यंजन और ताड़नजात भी। उपक्षिप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने वर्गों के साथ में उठा के यहाँ पर रख देंगे, तब ये उपक्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक है। इसके स्थान से दूसरे स्थान पर इनका पदान्वयन कर दिया है, इसलिए क्या उपक्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। दूसरी बात आपको जाननी है यहाँ पर, हमारी दूसरी बात जो हमें जाननी है हमारे वर्णमाला में, वो अभी हम देखेंगे। इन सारे जो वर्ण हैं, हमारे जितने वर्ण थे, इन सबके हमें उच्चारण स्थान को जानना है। किसको जानना है बेटा, इन सबके उच्चारण स्थान को जानना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको समझा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट आपने ले रखा होगा, या मैं एक बार पुनः फिर लिख देता हूँ, इसको एक बार पुनः फिर लिख देता हूँ। संयुक्त व्यंजन से काम नहीं है, और यह हमारे दो द्विगुण व्यंजन भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इनका जो उच्चारण स्थान होगा
इनके उच्चारण स्थान पे अगर मैं बात करूं आपसे, देखो इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा, देखो समझते हैं बेटा हम। छोटे आ और बड़े आ का जो उच्चारण स्थान है, छोटे आ बड़ा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है बेटा, हमारा कंठ है। क्या है बेटा, कंठ है। छोटी बड़ी का उच्चारण क्या है बेटा, हमारा तालु है। ठीक है, छोटे और बड़े का उच्चारण स्थान क्या है बेटा, हमारा ओष्ठ है। रीरी का उच्चारण स्थान क्या है बेटा, मूर्धा है। ठीक है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य है। क्या है, कंठ तालव्य है। और औ का उच्चारण स्थान क्या है बेटा, कंठोष्ठ है। क्या है बेटा, कंठोष्ठ है हमारा। ठीक है, तो और देख लेते हैं यहाँ पर, समझते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है बेटा, हमारा कंठोष्ठ है। ठीक है, ऐसी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, हमारा नासिका है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग का कंठ है। और इस पूरे कावर का उच्चारण क्या है, कंठ है। चावर का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। टावर का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, और तावर का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। पावर का उच्चारण स्थान क्या है बेटा, हमारा ओष्ठ है। ठीक है, ऐसे ही हमारे अगर मैं बात करूं और थोड़ा सा बात करूं कि या और सा का उच्चारण स्थान क्या है बेटा, तालु है। ठीक है, रा और सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है बेटा, दंत है। पा का उच्चारण स्थान क्या है बेटा, दंत मूल है। ठीक है, इसे हम वत्सरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, वत्सरे बोल सकते हैं। और हा का जो उच्चारण स्थान है बेटा, वो क्या है, हमारा कंठ है। ठीक है, ये इन सब का उच्चारण स्थान है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ क्या होता है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन सा भाग क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ क्या है। अब हम इस पे चर्चा करते हैं, हम देखते हैं, हम वापस इसको समझते हैं, वापस आते हैं हम। देखो बेटा, देखो बेटा, ये हमारा एक सर कटा हुआ रखा हुआ है, एक मान के चलो ये सर है, मनुष्य का सर है हमारा। तो ये जो है हमारा, यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, गर्दन है, जैसे जिसकी गर्दन बहुत सुंदर होती है उसे सुग्रीव शब्द कहा जाता है। जिसकी गर्दन बहुत सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर लंबी गर्दन है, सुंदर गर्दन है, तो सुग्रीव कहा जाता है। तो देखो ये जो प्रेस बटन है हमारा, ये क्या है, कंठ कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहता है, हमारा कंठ कहा जाता है। और ठीक है, क्या कहा था, कंठ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा था, कंठ कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको जो जानना है, हम कंठ की बात करते हैं, कंठ की बात करते हैं। तो देखो इसमें हमारा जो था, इसमें हमारा जो था वो क्या था, हमारा छोटा बड़ा। ठीक है, पूरा का वर्ग, विसर्ग और हा कहाँ से उच्चारित था, हमारा कंठ से उच्चारित था। ठीक है, दूसरा कंठ तालु की बात करें, ए और
ए जो था हमारा वो किससे था, ए और ए किससे था, कंठ तालु से था, वो कंठ और तालु से उच्चारित था। दूसरा हमारा केवल तालु से, तालु से हमारा क्या था, री से ऋषि था हमारा, और पूरा टा वर्ग सॉरी जो हमारा चा वर्ग है वो कहाँ से होता है, हमारा तालु से उच्चारित होता है, ठीक है, वो तालु से था हमारा। और या और शा क्या होते हैं हमारे, तालु से थे, किससे थे, हमारे तालु से थे, ये हमारे तालु से आ जाएंगे। फिर हमारा मूर्धा से, री से ऋषि कहाँ से था, हमारा मूर्धा से था, रा और सा हमारे कहाँ से आ जाएंगे, मूर्धा से आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा नासिका से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा अनुस्वार आ जाएगा, ठीक है। और दंत मूल से क्या आ जाएगा, हमारा वा आ जाएगा। दंत में पूरे हमारा तावर्ग आ जाएगा, हमारा तावर्ग पूरा दंत से हमारा, दंत प्लस ओष्ठ से दंतोष्ठ जो था हमारा, वा को हम दंतोष्ठ भी कहा जाता है। ओष्ठ जो है केवल जो हमारा ओष्ठ से पूरा पावर्ग आ जाएगा, ओष्ठ और कंठ से क्या आ जाएगा, ओ और हमारा औ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आज हमने इसको समझा है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये सारा का सारा है, इस पर मैं थोड़ा सा आपको अभी वापस फिर मैं वहीं पे लेकर चल रहा हूँ। फिर से हम वाइट बोर्ड पे ही आ रहे हैं और फिर से हम वहाँ पे देखते हैं हम इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा समझा दूँ आपको। देखो ये जो है किसी व्यक्ति का सपोज करो, ये सर यहाँ पे कटा हुआ सा रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर उसकी ग्रीवा है, गर्दन है हमारी। अब उसका हमें यहाँ पे समझना है, उसको थोड़ा समझना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला भाग क्या हो गया, कंठ हो गया, ठीक है। उसके बारे में जैसे हमारी जीभ होती है, करते हैं ना हम, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है हमारा, ये तालु कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, तालु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, हमारा तालु कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करूँ, यहाँ पर ये, ठीक है, ये तो यहाँ पर हमारे दांत आ जाएंगे, ठीक है। और इसके यहाँ तक का जो भाग होगा हमारा कंठ तालु, ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। उसका ना फिर ये हमारे क्या हो जाएंगे, दंत हो जाएंगे। और ये जो हमारे क्या है, ये ओष्ठ है हमारे, ये ओष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ओष्ठ हो जाएंगे। ये 5 हमारे सेंटर पॉइंट्स कहे जाते हैं, कंठ तालु और मूर्धा, ठीक है। जैसे सांप का जो फन होता है हमारा, उससे समझ सकते हैं आप। तो ये वाला भाग कंठ हो गया, ये वाला भाग तालु हो गया, ठीक है। यहाँ तक का भाग क्या हो गया, घुमा वाला जो फन इस टाइप से करता है, ये मूर्धा हो जाता है। तो जहाँ से जीभ निकालता है उसका में जो होर्स हैं वो उसके हमारे ओष्ठ हो जाएंगे। और लेकिन वहाँ पे दांत होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, दंत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है बेटा, इसमें हमने जाना कि हिंदी जो भाषा है हमारी, हिंदी जो भाषा है हमारी, इसमें क्या है बेटा, हिंदी जो भाषा है हमारी, इसमें जो है हिंदी शब्द हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा के विकास क्रम को जाना, आ और सा का महत्व हमने जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदी जो व्याकरण आचार्य हैं वो कामता प्रसाद गुरु हैं, और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है बेटा, 52 है हमारी। एक से रिकॉल करते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगला फिर हमारी जो है हिंदी ये वर्णमाला थी, हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या 52 है। फिर स्वर हैं, स्वरों की इनकी मात्रा है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया है। फिर ये हमारे व्यंजन हैं, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 25 होते हैं। इनको क्या कहता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे अंतस्य व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन है, फिर संयुक्त व्यंजन है हमारे, फिर द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन का क्या रोल होता है, ये कहाँ से इनसे क्या शब्द होता है, उन सब पे हमने आज चर्चा पूरी पूर्ण रूप से कर ली है, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसको और विस्तृत रूप देंगे। फिर हम स्वरों का, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठाकृति के आधार पर, और स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, वो सारा वर्गीकरण करेंगे। फिर व्यंजनों का हम वर्गीकरण करेंगे घोषक के आधार पर, प्राणत के आधार पर, ठीक है। फिर लुंठित, पार्श्विक और अर्धस्वर जो वर्ण होंगे वो होंगे संघर्षी वर्ण, और इस पर संघर्षी वर्ण सब पे चर्चा करेंगे। दूसरा कि जो हमारा जो हिंदी का जो हमारा जो शब्दकोश है, उसमें हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण से स्टार्ट होती है हिंदी शब्दकोश, जो हिंदी डिक्शनरी हमारी शब्दकोश से संबंधित प्रश्न भी पुट ऑफ होता है, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा यहाँ पर अगली वीडियो में हम आपको करेंगे, सारा का सारा। उसका ना फिर प्रश्नोत्तरी बात करेंगे, और एक एक प्रश्न पे बड़ी बारीकी से करेंगे, पूरी टीम वो है। फिर एक बार फिर से मैं आपका जो मोटो है मैं फिर से दोहरा रहा हूँ
कि हमारी टीम ने मन में ठाना है और आप लोगों को कांस्टेबल बनाकर आपके घर तक पहुंचाना है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।